बाद जहां उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है। बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट यहां पर जारी किया गया। उत्तराखंड के 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आने वाले दिनों में भी इसी तरीके के हालात रहने का अनुमान है। उत्तराखंड में भारी बारिश का फिलहाल अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है। आने वाले दिनों में आपको बता दें कि बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट फिलहाल उत्तराखंड में जारी किया गया है। ये बड़ी अपडेट, जहां उत्तराखंड के 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। ये बड़ी जानकारी आ रही है, जहां आईएमडी की ओर से अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में एक बार फिर से देवभूमि का जो मौसम है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। तमाम जगहों पर आपको बताते चले, उत्तराखंड के 5 ऐसे जिले जहां पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बड़ी अपडेट आ रही है, जहां देवभूमि का मौसम अब बदलता हुआ पूरी तरीके से नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में इसी तरीके के हालात रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी भी दे दी है, खासकर पर्यटक जो वहां पर घूमने जा रहे हैं उनको लेकर भी मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है। मौसम का अपडेट लेकर ही पहाड़ों में घूमने के लिए जाएं। और ऐसे में बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड के 5 जिलों में फिलहाल आपको बताते चले कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, जहां अब बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की संभावना फिलहाल यहां पर देखी जा सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपिका भंडारी हमारे साथ जुड़ी हुई, उनका रुख कर लेते हैं। दीपिका, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि आने वाले 5 दिनों के लिए लगभग भारी बारिश की चेतावनी आईएमडी की ओर से दी गई। बिल्कुल, देखिए श्रेया, अगले 24 घंटे के लिए फिलहाल मौसम विभाग ने कई जिले, चाहे वो पहाड़ी जिले हों चाहे वो मैदानी जिले हों, वहां पर तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि और आंधी तूफान की चेतावनी जो है वो जारी की है। आज हम देखेंगे देहरादून का जो मौसम है वो भी बदला हुआ है। हल्की बूंदाबांदी भी हुई है और तेज हवाएं भी चल रही है, यानी कि ठंडक जो है बढ़ गई है। कल तक हम देखेंगे कि दोपहर में जो है काफी गर्मी थी, तेज धूप थी, लेकिन आज एकदम से जो मौसम है वो बदल जाता है देहरादून का, और हल्की बूंदाबांदी भी जो है वो अभी भी हो रही है इस वक्त। मैं आपको दिखाऊंगा तस्वीरों में कि किस तरीके से वहां पर देखिए अब तेज जो हवा है वो चल रही है, और कहीं ना कहीं ये इशारा है कि जो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है, क्योंकि आज हवा काफी तेज चल रही है। और देखिए मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है कि अगले 24 घंटे में बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर समेत 1 से 2 और ऐसे जिले हैं, मैदानी जिले, जहां पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है आंधी तूफान आएगा, ओलावृष्टि हो सकती है, बारिश हो सकती है। तो ऐसे में जो लोग यहाँ घूमने आ रहे हैं, और साथ ही देखिए 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत भी हो रही है, तो ऐसे में तमाम जो श्रद्धालु यहाँ आएंगे उन्हें मौसम की चेतावनी देकर, मौसम का अलर्ट देकर ही सफर करना होगा, सफर करना चाहिए, ताकि वो सुरक्षित रहे। क्योंकि अगले 24 घंटे का अलर्ट तो है ही, लेकिन ये दिन जो है बढ़ भी सकते हैं, ये अलर्ट जो है आगे भी जारी रह सकता है। बिल्कुल अदीप का, वापस आपके पास लौटूंगी, लेकिन एक और बड़ी जानकारी लोगों तक साझा कर दूं, जहां भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर कुलदीप यादव मसूरी में अपने बचपन की दोस्त वंशिका चड्ढा के साथ शादी के बंधन में बंध गए। शहर के प्रतिष्ठित दा सिवाय होटल में आयोजित इस भव्य समारोह में क्रिकेट, संगीत और फिल्म जगत की कई नामचीन हस्तियों की मौजूदगी ने इसे यादगार बना दिया। 2 दिनों तक चले इस आयोजन ने मसूरी को मानो उत्सव की रोशनी से भर दिया। शादी समारोह में युजवेंद्र चहल, रिंकू सिंह, सुरेश रैना, भुवनेश्वर कुमार जैसे खिलाड़ी शामिल हुए। तो वहीं भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा और टीम की फील्डिंग कोच दिलीप समेत पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ भी इस विवाह समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। संगीत जगत से मशहूर गायक कैलाश खेर और फिल्म अभिनेता कुणाल कपूर ने भी इस समारोह में शिरकत की, और इसके अलावा आध्यात्मिक गुरु धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मौजूदगी भी नजर आई। साथ में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ओर से नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया गया। घूंघट में कोरी है, शहर में साजन, जहाँ भी ये जाए मेरे दिल ने दुआ दी है मेरे यार।
तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां कुलदीप और वंशिका की शादी की तस्वीरें, जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी मौजूद नजर आए। इसके अलावा तमाम दिग्गज खिलाड़ी भी यहां पर देखने को मिले। क्रिकेट बॉलीवुड भी यहां पर पूरा शामिल हुआ। तो ये तस्वीरें कुछ आप तक साझा कर रहे हैं। उत्तराखंड के मसूरी में आपको बताते चले शादी का आयोजन किया गया था। तमाम रस्मों में यहाँ पर बॉलीवुड और क्रिकेटर्स की मौजूदगी फिलहाल नजर आई। तो कुछ तस्वीरें आपके सामने जहां शादी के बंधन में कुलदीप बन चुके हैं और शादी समारोह में जो रस्में अदा की गई उसकी तस्वीरें भी आपके सामने। तो अब खबर आपकी जरूरत से जुड़ी हुई, यानी घरेलू गैस की है। देहरादून जिला प्रशासन की तरफ से एलपीजी गैस से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए कंट्रोल रूम सक्रिय है। जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल के निर्देशों पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला आपातकालीन परिचालक केंद्र में संचालित कंट्रोल रूम में नागरिकों की एलपीजी गैस संबंधित शिकायतें समस्याओं के निस्तारण के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन की तरफ से प्रशासनिक नंबर भी जारी किए गए हैं और व्हाट्सएप नंबर भी दिए गए हैं, जिसके जरिए शाम 5 बजे तक कुल 341 शिकायतें एलपीजी गैस की आपूर्ति के संबंध में दर्ज की गई। तो वही कंट्रोल रूम में मौजूद जिला खाद्य पूर्ति विभाग देहरादून में सप्लाई कर रही एलपीजी गैस के सभी एजेंसियों के प्रतिनिधित्व और जिला प्रशासन की टीम की तरफ से लगातार आ रही एलपीजी गैस की आपूर्ति, सिलेंडर उपलब्धता या अन्य किसी प्रकार की समस्या को लेकर तत्काल कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। ऐसे में जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला प्रशासन की कई टीमों की तरफ से जिले में 17 गैस एजेंसियों, 45 प्रतिष्ठानों, 5 पेट्रोल पंप और औचक निरीक्षण किया गया है, जिसमें 19 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। जबकि डोईवाला की अगर बात करें तो वहां पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई। जिला प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, होम डिलीवरी के जरिए हर उपभोक्ता तक घर तक गैस आपूर्ति की जाएगी। फिलहाल शहरी क्षेत्र के लिए एक बार गैस सिलेंडर मिलने के बाद 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 45 दिन बाद ही अगला सिलेंडर बुकिंग कराया जा सकेगा। ये जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां गैस सिलेंडर की कालाबाजारी को लगाम लगाने के लिए उत्तराखंड के प्रशासन लगातार सतर्क नजर आ रही है। अपनी सहयोगी दीपिका भंडारी का एक बार रुख कर लेते हैं, जो हमारे साथ लगातार बनी हुई है। दीपिका, क्या कुछ स्थिति अगर उत्तराखंड की हम बात करें नजर आ रही है, क्योंकि लगातार ये प्रशासन कहता हुआ नजर आ रहा है, सरकार भी दावे कर रही है कि किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है, कमी नहीं है, लेकिन कालाबाजारी की वजह से इस तरीके की समस्या लोगों के सामने आ रही है। देखिए, सबसे पहले तो देखिए श्रेया, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पर जिस तरीके की अफवाहें हम कहेंगे या खबर हम कहेंगे चलाई जा रही है, क्योंकि देखिए सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं आपूर्ति जो है वो कम हो रही है, लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है और जो नंबर दिया गया है उसमें बुकिंग नहीं हो पा रही है। इसकी 2 वजह है। एक तो जो खबरें चल रही हैं कि ईरान इजरायल के बीच जो तनाव चल रहा है उसके कारण जो है भारत देश में पेट्रोल की चाहे बात करें या हम गैस सिलेंडर की बात करें, उसकी कमी होगी। तो लोग ये चाह रहे हैं कि जो उनका सिलेंडर जिनको 21 दिन बाद मिलता था या 21 दिन बाद बुकिंग करने के बाद मिलता था, वो लोग चाहते हैं कि उन्हें 20 दिन से पहले ही मिल जाए और वो जो पर्याप्त स्टॉक है वो अपने घर पे रख ले। लेकिन शासन प्रशासन ने ये साफ कर दिया है कि उनको अब 21 नहीं 25 दिन बाद जो है सिलेंडर मिलेगा और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर 45 दिन बाद मिलेगा। लेकिन लोग कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, पैनिक ले रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि 25 नहीं 21 नहीं बल्कि उससे पहले ही जो उनको सिलेंडर है वो मिल जाए। तो कहीं ना कहीं एक ये बड़ा कारण है कि लोगों की भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है और पर्याप्त मात्रा में स्टॉक न होने के कारण भीड़ को देखते हुए सिलेंडरों की संख्या कम है। दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं जो एजेंसियों की जो मैनेजर है वो ये साफ कैमरे के आगे बोलते हुए नजर आए हैं कि पीछे से स्टॉक कम आ रहा है, क्योंकि देश भर में हमारे हम कहे करोड़ों ऐसे उपभोक्ता जिनको सिलेंडर की जरूरत है और ऐसे में पैनिक की स्थिति बनती है। तो सभी जो है, हम पूरे देश की बात करें, वहां लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं गैस एजेंसियों के बाहर। ऐसे में सरकार का ये दायित्व है कि प्रत्येक घर तक सिलेंडर पहुंचे। तो ऐसे में स्टॉक जो है वो कम आ रहा है। अब अगर हम बात करें देहरादून जिला प्रशासन की, तो अब इसमें कालाबाजारी जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। हमने देखा यहाँ पे जितने सिलेंडर जब्त किए गए हैं वो घरेलू सिलेंडर हैं, जबकि वहां पर कॉमर्शियल सिलेंडर जो है वो चलते हैं, लेकिन घरेलू सिलेंडर चलाए जा रहे हैं होटल ढाबों में। यानी कि कोई ना कोई जो लोग हैं वो इस मौके का फायदा उठा रहे हैं, स्थिति का फायदा उठा रहे हैं और जो सिलेंडर हमें 900 से 1000 के बीच मिलता है उसे 1500 2-2000 के बीच बेचा जा रहा है। बिल्कुल आदित्य, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आपदा पर अवसर ढूंढ रहे हैं ये लोग, जो लोगों को परेशान करने वाली स्थिति शायद इसीलिए ज्यादा बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर प्रशासन की बात करें तो किस तरीके से लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है? अभी तक लगभग कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, कितने मामले अभी तक पुलिस के संज्ञान में? जी
बिल्कुल देखिए श्रेय, अगर मैं बात करूं देहरादून जिले की, तो यहाँ पर लगातार जिला प्रशासनिक जो टीम है, वो चाहे हम डीएम की बात करें, एसडीएम की बात करें, ऋषिकेश, विकासनगर, सेलाकुई, देहरादून, तमाम ऐसी जगह है जहाँ पर कालाबाजारी की खबरें आई थी, तो वहाँ पर लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, वहाँ पर छापेमारी की जा रही है और 2 मुकदमे जो है वो अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। सबसे पहला डोईवाला में किया गया है, जहाँ पर 2 गिरफ्तारियां इसमें हुई है, और एक जो है विकासनगर साइड एक मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन उसमें अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन कुल मिलाकर के 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं और 2 गिरफ्तारियां हुई है, और ये संदेश दिया है कि अगर आपदा में अवसर तलाशेगा कोई, और या सिलेंडर जो है, चाहे वो घरेलू सिलेंडर, उसको अगर कमर्शियल के तौर पर बेचा जाता है होटल ढाबे वालों को, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, और जो सिलेंडर है उन्हें जब्त भी किया जा रहा है। और हो सकता है आने वाले समय में जिसके नाम से सिलेंडर है उनको जो बुक है उसे कैंसिल कर दिया जाए। तो ऐसे में जिला प्रशासन एक्टिव हो गया है, चाहे वो कालाबाजारी हो, चाहे वो गैस अवैध रिफिलिंग हो, क्योंकि कई दुकानों में अवैध गैस रिफिलिंग भी होती थी, वो अब बंद हो गई है। कई जगह शिकायत आई थी, बिल्कुल, वहाँ अधिकता कुल छापेमारी की मिलाकर गई है, लेकिन फिलहाल कालाबाजारी करने वालों पर एक्शन सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी के साथ आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे खबर विकासनगर से, जहां जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल की ओर से सख्त निर्देश दिए गए और जिला पूर्ति विभाग के आदेश के बाद तहसील विकासनगर क्षेत्र पूर्ति निरीक्षक की तरफ से होटल, ढाबों और ठेली पर उपयोग किया जा रहे घरेलू गैस सिलेंडर पकड़ने के लिए छापेमारी कार्रवाई की गई है। पूर्ति निरीक्षक राहुल वर्मा, राखी वर्मा, जितेंद्र रावत, विजय और इंडियन गैस एजेंसी से वीरेंद्र मोहन की तरफ से टीम बनाकर कार्रवाई के दौरान अलग अलग होटल, ढाबों और ठेली से 12 घरेलू गैस सिलेंडर मिलने पर उन्हें जब्त कर लिया गया है। आज विकासनगर में पूर्ति विभाग की तरफ से जिला पूर्ति अधिकारी के निर्देशों के आधार पर मैं राहुल बगुणा पूर्ति निरीक्षक, मेरी साथी पूर्ति निरीक्षक श्रीमती राखी वर्मा और हमारे साथ जितेंद्र रावत जी और विजय और गैस एजेंसी के एक कैंडिडेट वीरेंद्र मोहन, उन सब ने मिलकर एक कंबाइंड कार्रवाई की है विकासनगर शहर के अंदर। जिन भी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पे घरेलू गैस का उपयोग हो रहा था, उसकी रोकथाम के लिए 12 सिलेंडर जब्त किए गए भिन्न भिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से। इसमें होटल हैं, ढाबे हैं, छोटे गुमटी वाले थे। उनको साथ ही ये भी नोटिस दिया गया है, निर्देशित किया गया है, अगर आगामी भविष्य में इस तरह की कार्रवाई दोबारा करते हुए पाए जाते हैं, घरेलू गैस का उपयोग होता हुआ, तो ईसी एक्ट के तहत उन पर एफआईआर लॉन्च कर दी जाएगी। आज जब्त कर दिए गए हैं और उनको चेतावनी दे दी गई है। शासन प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि अभी वैश्विक संकट की स्थिति है, लेकिन इसके बावजूद भी भारतवर्ष में गैस सिलेंडर की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आई है। देखिए, वैश्विक संकट है, हम सब लोग इस बात को समझते हैं। उसके बाद भी भारतवर्ष ऐसा देश है जहाँ गैस की आपूर्ति की कोई कमी नहीं है। जो भी आपको कुछ बीच में थोड़ा सा ऑनलाइन दिक्कत आई थी, उसका भी समाधान निकाल दिया गया है। हर व्यक्ति को, हर परिवार को गैस की सुविधा यथावत मिलेगी। इसमें जो बौखलाहट पैदा करने का और संशय पैदा करने का जो कांग्रेस काम कर रही है, उसको भी जनता समझती है और जनता इसका भी जवाब ठीक समय पर देगी। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध का असर अब उत्तराखंड के उद्योगों पर भी दिखाई देने लगा है, जिस कारण पीएनजी की सप्लाई में लगातार कमी आ रही है। ऐसे में सैकड़ों औद्योगिक इकाइयों का उत्पादन घटकर 50% तक पहुंच गया, जिस कारण उद्योगों को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंच रहा है। देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना पर कैग की रिपोर्ट ने कई गंभीर अनियमितताओं का खुलासा किया। ऑडिट में पाया गया कि 2.93 करोड़ रुपए के कार्य बिना टेंडर के कराए गए हैं। ब्रिज एंड रूफ कंपनी से 19.06 करोड़ रुपए की शेष राशि वापस नहीं की गई। परेड ग्राउंड परियोजना में देरी के बावजूद 1.41 करोड़ रुपए का जुर्माना भी नहीं वसूला गया। तो वहीं 1000 करोड़ के बजट वाली योजना में कई उपकरण खरीदे गए हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं हो सका है, जिससे परियोजना की कार्य प्रणाली पर तमाम सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हुआ बड़ा घोटाला। कैग की रिपोर्ट ने गड़बड़ झाले का खुलासा कर डाला। बिना टेंडर के हुआ करीब 3 करोड़ रुपए का काम। कैग की रिपोर्ट में प्रोजेक्ट में मिली खामियां तमाम। देहरादून को आधुनिक और तकनीकी सुविधाओं से लैस शहर बनाने के मकसद से शुरू की गई स्मार्ट सिटी परियोजना अब सवालों के घेरे में है।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की हालिया रिपोर्ट में कई वित्तीय और प्रशासनिक खामियों का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के सामने आने के बाद परियोजना की पारदर्शिता और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए दून स्मार्ट सिटी परियोजना कई सालों से चली आ रही है, लेकिन अब कैग की रिपोर्ट में इसको लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इस परियोजना के तहत स्मार्ट सिटी के तहत बिना टेंडर के करोड़ों रुपए का काम दिया गया है। साथ ही इस रिपोर्ट में अनियमितताओं का भी जिक्र किया गया है और ये भी जिक्र किया गया है कि जिस कंपनी ने लापरवाही बरती उससे रिकवरी नहीं की गई है। 2 करोड़ 93 लाख रुपए के काम बिना टेंडर के कराए गए। कैग की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 2 करोड़ 93 लाख रुपए के काम बिना किसी औपचारिक टेंडर प्रक्रिया के कराए गए, जबकि सार्वजनिक परियोजनाओं में टेंडर प्रक्रिया को पारदर्शिता के लिए जरूरी माना जाता है। लेकिन जिम्मेदार अफसरों ने इस नियम की जमकर धज्जियां उड़ाई। देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में घोटाला। रिपोर्ट में ब्रिज एंड रूफ कंपनी का मामला हुआ उजागर। कंपनी को 76 करोड़ 84 लाख रुपए का भुगतान किया गया। कंपनी नियमों के मुताबिक काम करने में विफल रही थी। सितंबर 2022 में कंपनी का एमओयू समाप्त कर दिया गया। कंपनी 76 करोड़ 84 लाख रुपए में से 57 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च कर चुकी थी। 19 करोड़ 6 लाख रुपए की शेष राशि कंपनी से वापस नहीं ली गई। ऑडिट में यह भी सामने आया कि काम में देरी के बावजूद ठेकेदारों से तय जुर्माने की भी वसूली नहीं की गई। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक परेड ग्राउंड के पुनर्विकास के लिए अक्टूबर 2019 में टेंडर हुआ। काम के लिए 18 करोड़ 92 लाख रुपए का अनुबंध किया गया। अनुबंध के मुताबिक अक्टूबर 2020 तक काम पूरा करना था। फरवरी 2023 तक भी पुनर्विकास का काम समाप्त नहीं हुआ। नियमों के मुताबिक 1 करोड़ 41 लाख रुपए जुर्माना वसूला जाना था। जिम्मेदार अफसरों ने ठेकेदार से जुर्माने की राशि नहीं वसूली। गौरतलब है कि देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए कुल 1000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया। योजना के तहत 2023 तक 737 करोड़ रुपए जारी किए गए, जिनमें से 634 करोड़ 11 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। परियोजना को जून 2023 तक पूरा किया जाना था, लेकिन बाद में इसकी समय सीमा 2024 तक बढ़ा दी गई। कैग की रिपोर्ट में तकनीकी परियोजनाओं में खामियों का खुलासा। कैग ने स्मार्ट सिटी की कुल 22 परियोजनाओं का ऑडिट किया। करोड़ों के उपकरण खरीदे गए, लेकिन उपयोग नहीं किया गया। शहर के 3 सरकारी स्कूलों में 5 करोड़ 91 लाख रुपए खर्च किए गए। प्रोजेक्टर, ई कंटेंट, इंटरैक्टिव बोर्ड, कंप्यूटर लैब स्थापित की गई। सीसीटीवी और बायोमेट्रिक सिस्टम पर भी जमकर खर्च किया गया। ज्यादा बिजली बिल आने से उपकरणों का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। मॉडर्न दून लाइब्रेरी में 24,70,000 का अतिरिक्त भुगतान हुआ। चक्राता रोड प्रोजेक्ट में 19 करोड़ 47 लाख अनियमित खर्च किए गए। 2 करंट खातों में पैसा रखने से 6.2 करोड़ ब्याज का नुकसान हुआ। कैग ने देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत 2018 से 2023 के बीच किए गए काम का विस्तृत ऑडिट किया है। ऑडिट में सामने आया कि कई परियोजनाओं में नियमों की अनदेखी की गई और वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं किया गया। इस खुलासे के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग छिड़ गई है। का कार्य किया है और कांग्रेस पार्टी शुरू से इस बात को कह रही थी कि स्मार्ट सिटी के नाम पे हजारों करोड़ का जो घोटाला है वो डबल इंजन की सरकार ने किया है। आप देखिए, जिस शहर को आप 3 साल पहले स्मार्ट सिटी घोषित कर चुके हैं, आज उस शहर की सड़कें देखिए, गड्ढों में सड़क है, सड़क पे गड्ढे नजर नहीं आते। सीवर लाइन अब डाल रहे हैं, जो वायरिंग है वो अंडरग्राउंड आप अब कर रहे हैं। तो क्या 3 साल पहले जो स्मार्ट सिटी घोषित की थी सिर्फ पेंट कर दिया था पूरे शहर की दीवारों पे, उससे क्या सिटी स्मार्ट हो जाती है? कैग की रिपोर्ट हाउस में टेबल हुई है, सरकार उसका अध्ययन करेगी और जो भी लोग दोषी होंगे और निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमेशा होती है और विपक्ष का तो काम है वल्ला मचाना, वो बचाएंगे, जानबूझ के राजनीति करना है। दून कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के अंतर्गत मार्च 2022 में 4 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से ठोस कचरा प्रबंधन के लिए बायोमेट्रिक और सेंसर प्रणाली विकसित की गई, लेकिन फरवरी 2025 तक इसे लागू नहीं किया गया। इसी तरह 90 लाख रुपए खर्च कर खरीदे गए स्मार्ट अपशिष्ट ई रिक्शा 2 साल तक संचालन में नहीं आए। देहरादून में मौसम की निगरानी के लिए 2 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से पर्यावरण सेंसर लगाए गए, जबकि 3 करोड़ 24 लाख रुपए खर्च कर बनाए गए मल्टी यूटिलिटी डक्ट का भी इस्तेमाल नहीं हुआ।
इसके साथ ही परियोजना प्रबंधन सलाहकार के भुगतान में भी 5 करोड़ 19 लाख रुपए की गड़बड़ी सामने आई। कैग की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि दून स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बिन टेंडर के 2 करोड़ 93 लाख से अधिक का काम किया गया है। इसी के साथ जिस कंपनी ने इस पर लापरवाही बरती थी, यानी कि ब्रिज एंड रूफ कंपनी, उससे लापरवाही बरतने पर बाहर का रास्ता दिखाया गया, लेकिन उससे 19 करोड़ रुपए से अधिक की जो धनराशि है वो रिकवर नहीं की गई। इसको लेकर के जिला प्रशासन पर, तमाम अधिकारियों पर सवाल खड़े होते हैं। कैमरा पर्सन विजय दत्तुड़ी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। जिलाधिकारी प्रशांत आर के निर्देशों के अनुपालन में अगस्त 2025 में खीर गंगा नदी की आपदा से प्रभावित धराली गांव के 115 परिवारों के स्थायी विस्थापन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और इसी क्रम में तहसील भटवाड़ी के अंतर्गत चिन्हित भूमि का भूख भिगे निरीक्षण शुरू किया गया है। ऐसे में प्रशासन का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को सुरक्षित स्थान पर बसाना जिनके मकान आपदा के मलबे में दब गए थे और जिनके पास वर्तमान में आवासीय व्यवस्था नहीं है। सहायक भूवैज्ञानिक प्रदीप कुमार ने बताया कि उनकी टीम की तरफ से विस्थापन प्रक्रिया के पहले चरण में अब तक 30 परिवारों को चिन्हित की गई भूमि का स्थल निरीक्षण किया गया और इस दौरान राजस्व उप निरीक्षक हर्षिल और ग्रामीणों की उपस्थिति में भूमि की सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता को बारीकी से जांच की गई। उप जिलाधिकारी भटवाड़ी के समन्वय से की जा रही इस कार्रवाई की विस्तृत भूख भिगे आख्या जल्द ही जिलाधिकारी को प्रेषित की जाएगी ताकि विस्थापन के अगले चरण को अनुमति मिल सके। साथ ही प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बाकी प्रभावित परिवार जैसे ही अपनी प्रस्तावित भूमि की सूचना तहसील कार्यालय को देंगे, तत्काल उनके भूखंडों का भी निरीक्षण कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विस्थापन के कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए ताकि प्रभावितों को जल्द राहत मिल सके। निरीक्षण के दौरान फिलहाल राजस्व विभाग से जितेंद्र सिंह नेगी, राकेश चंद्र भट्ट और भूवैज्ञानिक टीम के साथ ग्रामीण गोविंद मौजूद रहे। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जहां रानीपुर क्षेत्र में देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस और AHTU की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। हिरासत में 2 पुरुष और 1 महिला लिए गए। मकान में चल रहा था अनैतिक देह व्यापार। हृदय विहार कॉलोनी सलीमपुर में छापेमारी की गई है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। पुलिस ने एक पीड़िता को वहां से मुक्त भी कराया। आपत्तिजनक सामग्री भी पुलिस ने बरामद की। अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम का मामला दर्ज किया गया है। बड़ी जानकारी आ रही है। फिलहाल आपको बताते चले कि कई गिरफ्तारियां भी की गई है। धर्म नगरी में अधर्म का ये खेल यहाँ पर खेला जा रहा था। हृदय विहार कॉलोनी सलेमपुर में छापेमारी कर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने एक पीड़िता को भी यहां से फिलहाल आपको बता दें छुड़वाया। आपत्तिजनक सामग्री भी पुलिस के हाथ लगी है। बड़ी अपडेट आ रही है और ऐसे में आपको बताते चले कि अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम का मामला दर्ज किया गया है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए खबर। नमस्कार।